जय हिंद। पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो इंडिया में लैंग्वेज को लेके एक नई वेव सामने आ रही है। खासकर महाराष्ट्र जैसे स्टेट में लोग अपने वहाँ पे नेटिव लैंग्वेज को लेके कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गए। वहाँ पर आए दिन हिंदी स्पीकिंग लोगों के ऊपर वायलेंस से खबरें सामने आती रहती हैं। आज के वीडियो में आपको इंडिया में थ्री लैंग्वेज पॉलिसी क्यों आई, थ्री लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, इसकी पूरी हिस्ट्री और इसकी पूरी डिटेल्ड एनालिसिस आपको वीडियो में देने वाला हूँ। और इंडिया में हिंदी इम्पोजिशन के कौन कौन से तरीके अपनाए गए हैं और हिंदी इम्पोजिशन को नॉन हिंदी स्पीकिंग राज्यों ने किस तरह से उसका विरोध किया। आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इंडिया में आए दिन लैंग्वेज को लेकर इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं। इसके पीछे की पूरी आपको हिस्ट्री बताऊंगा और एक डिटेल एनालिसिस दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को देखें और ये पता करें इंडिया में क्यों और कब आया था, तो इसके पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही वैलिड रीजन दिया जाता है। वो वैलिड रीजन ये है कि जब इंडिया 1947 में आजाद देश के रूप में दुनिया के सामने एक नया देश बनकर सामने आया, तो भारत के सामने बहुत सी दिक्कतें थी। उन सभी दिक्कतों में देश के लिए एक कॉमन लैंग्वेज होना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम सभी को पता है किसी भी देश के पास अगर एक कॉमन लैंग्वेज होती है तो वहाँ की बहुत सी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती हैं। देश के लोगों के अंदर एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो जाता है। देश के अंदर जितने भी सरकारी काम है वो काफी जल्दी तेजी से होने लगते हैं और देश के अंदर लैंग्वेज को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स भी होना काफी कम हो जाते हैं। अब अगर हम थ्री लैंग्वेज पॉलिसी देखें तो इंडिया में 1968 में आया था कोठारी कमीशन के रिक्वेस्ट पर। थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को देखें तो इंडिया में क्यों आया था, इसके पीछे एक रीजन ये है कि इंडिया में किसी एक कॉमन लैंग्वेज को आइडेंटिफाई। हम सभी को पता है इंडिया के नॉर्दर्न रीजन में जिसमें यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे स्टेट्स आते हैं, और हम सभी को पता है ये जो स्टेट्स हैं इनके पास काफी बड़ी आबादी है। और हम सभी को ये भी पता है कि इन सभी स्टेट में ज्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं। जब भारत में संविधान सभा का गठन हुआ उस टाइम पर भी इंडिया में मेन दो लैंग्वेज को फोकस करके हिंदी और इंग्लिश को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। और इसी चीज को थ्री लैंग्वेज पॉलिसी में काफी बढ़ावा दिया गया। थ्री लैंग्वेज पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंडिया में तीन लैंग्वेज स्कूल में पढ़ाई जाएंगी। उनमें हिंदी, इंग्लिश और जिस स्टेट में थ्री लैंग्वेज पॉलिसी लागू होगी उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज होगी। इसके बाद 1968 में जब थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को सामने लाया गया, खासकर सदर्न स्टेट्स, सदर्न इंडिया के स्टेट्स में इसको लेके काफी विरोध देखा गया। खासकर तमिलनाडु जैसे स्टेट ने इस पॉलिसी का काफी विरोध किया। उनका मानना ये था कि तमिल लैंग्वेज हिंदी से काफी पुरानी है और हमें अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का पूरा अधिकार है। इसके पहले अगर हम तमिलनाडु में इसकी हिस्ट्री में जाएं कि वो अपने कल्चर और अपने लैंग्वेज को कितने लेके सेंसिटिव है, तो 1920 में द्रविडियन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे तमिल लोगों ने अपने राइट्स, लैंग्वेज, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक काफी बड़ा आंदोलन भी किया था। जिससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि तमिलनाडु में थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को लागू करना काफी आसान नहीं था उस टाइम पे। 1968 के बाद ना ही सेंटर है ना ही स्टेट ने इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया, और तमिलनाडु स्टेट ने अपने वहां पर टू लैंग्वेज पॉलिसी को सपोर्ट करते हुए वहां पर ग्लोबल कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए वहां के स्कूलों में इंग्लिश को ज्यादा सपोर्ट किया और वहाँ की रीजनल लैंग्वेज जैसे तमिल, तेलुगु जो अपने रीजन के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर आपको सुन के ये लग रहा है कि तमिलनाडु स्टेट ने थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को लागू कर ना करके कोई भी एंटी नेशनल जैसा काम किया है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक इंडिविजुअल, हर एक स्टेट को राइट देता है कि अपने कल्चर, अपने नेटिव लैंग्वेज, अपने यूनिक आइडेंटिटी को बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। और इससे हमें ये भी पता चलता कि तमिलनाडु जैसे स्टेट, खासकर सदर्न इंडिया की स्टेट, अपने कल्चर, अपने नेटिव लैंग्वेजेस, अपने राइट्स को लेके, अपनी यूनिक आइडेंटिटी को लेके कितने ज्यादा सेंसिटिव हैं। और ये किसी भी देश, किसी भी स्टेट के लिए काफी बड़ी सीख होती है कि वहाँ की नेटिव लैंग्वेजेस, अपने कल्चर को बनाने रखने के लिए हमें आंदोलन करना पड़े तो हमें वो भी करना पड़ेगा। और आज हम अगर इंडिया की करंट सिचुएशन में आए और हम ये सब देखें कि हर एक स्टेट में अपने नेटिव लैंग्वेजेस को लेके एक अलग वेव क्यों दिखाई दे रही है, इसके पीछे रीजन ये है कि नॉन हिंदी स्टेट्स में हिंदी स्पीकिंग लोगों का जरूरत से ज्यादा माइग्रेशन करना। हम सभी को पता है नॉर्दर्न इंडिया में यूपी, बिहार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े स्टेट्स की लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं। और हम सब ये भी जानते हैं कि काम की तलाश में वहाँ के लोग डिफरेंट स्टेट्स में माइग्रेट करते हैं। इन्हीं सब स्टेट्स में महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे स्टेट भी शामिल होते हैं।
अगर हम 2011 के सेंसस के मुताबिक देखें तो करीब इंडिया में 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं, और ये जो नंबर है काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण काफी स्टेट्स में, खासकर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इन सभी स्टेट्स में अपनी नेटिव लैंग्वेज को लेके एक अलग जागरूकता फैल रही है। इन सभी स्टेट्स के लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर हम सही समय पर सही कदम नहीं उठाएं तो हमारी नेटिव लैंग्वेज लुप्त हो जाएंगी। और ये किसी भी स्टेट के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि वहाँ का कल्चर, वहाँ की आइडेंटिटी बनी रहे। और इन सभी स्टेट्स को ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिनसे उनकी नेटिव लैंग्वेज प्रिजर्व हो सके, आने वाली पीढ़ियों में उनके नेटिव लैंग्वेज का ज्ञान उतना ही रहे जितना आज के समय में। और अपनी नेटिव लैंग्वेज को बचाने का सबसे गलत तरीका ये है कि उन लोगों को परेशान जिनको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है। और हम लोगों को भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए, उस स्टेट के सभी लोग लोगों को परेशान करने में नहीं लगे हैं। अगर हम रिपोर्ट्स की देखें तो आए दिन एमएनएस के कार्यकर्ता किसी ठेले वाले को, किसी सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ मार देते हैं। और ये सब लोग इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि ये धर्म, जाति, लैंग्वेज के नाम पर अपने वोट बैंक को बनाए रखें। अगर ये लोग ऐसा नहीं करेंगे तो इनका अस्तित्व जनता के बीच से खत्म हो जाएगा, और ये जो अभी भी वोट बैंक की राजनीति कर ले रहे हैं वो ये भी नहीं कर पाएंगे। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी, इतना मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए हम सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी स्टेट किसी भी स्टेट का दुश्मन नहीं है। एट द एंड हमें यही ध्यान रखना होगा कि महाराष्ट्र एक इंडियन स्टेट है और ये इंडिया का पार्ट है। किसी भी इंडियन को किसी इंडियन स्टेट में जाने की पूरी अनुमति, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टी, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स इस चीज का गलत फायदा उठाते हैं अपनी वोट बैंक की राजनीति को चमकाने के लिए। और हम सभी देश के लोगों को ये बात ध्यान रखना चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल लीडर हमारी भावनाओं का गलत इस्तेमाल करके अपनी वोट बैंक की राजनीति को ना चमकाने पाए। उम्मीद करता हूँ आपको इंडिया में हो रहे लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।